दीदी की कल से मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गई है और उन्होंने उस वीडियो में आके सारी बात बता भी दी है। हाउस हेल्प का जिक्र कर रही थी, वो गुड़िया की बहन थी, क्योंकि एक तरीके से डिटेन कर लिया गया था या ये कह लिए जबरदस्ती तरीके से बंद कर दिया गया था, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए गई थी वहां पर। आखिरकार जिनके लिए काम करने के लिए गई, उन्होंने ही उसको बंधक बना लिया। सबसे अच्छी खबर तो ये है कि उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि वो मानसिक स्थिति से अभी इस समय ठीक नहीं है और साथ साथ शारीरिक चोटें भी हैं उसके साथ में। और फिर ये भी पता लगा है कि उसका कुछ ही दिन पहले सिजेरियन हुआ है। ऐसे में कमजोर हालत तो होती ही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है भाई, इसलिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। लग्जरी तो उनके लिए ही है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, कि जिन्हें बाहर जाने की जल्दी नहीं होती, या पैसा बहुत होता है, या फिर घर के अंदर हाउस हेल्प या सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ये लिबर्टी ले सकते हैं। वरना अक्सर देखिए आप, माएँ जो होती हैं, जो नई माएँ बनी होती हैं, वो जल्दी से ही अपने रूटीन में आ जाती हैं और आना ही पड़ता है, क्योंकि ये उनकी मजबूरी होती है। क्योंकि वो देख नहीं सकती अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, कि वो उनके बिना किस तरीके से गुजार रहे हैं। मैंने कहा ना, ये जरिए तो सिर्फ अफोर्डेबल लोगों के लिए हैं। मैं कुछ भी दीदी के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि दीदी ने और भाई ने दोनों ने रिमार्केबल काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया। स्पेशली एवी भाई ने पूरी होल नाइट इस सब के चक्कर में अपना लगाया और उन बच्चों को रेस्क्यू करवाया। कल जब दीदी ने एक पोस्ट लगाई थी, उस पोस्ट के लगाने के बाद में सब लोगों को ये हो गया कि भाई ऐसा क्या ही हो गया है कि जो ओवरनाइट वो लोग पुलिस स्टेशन में रहे हैं, और ये सारा मैटर्स किसी हाउस हेल्प के लिए था। ये कम्युनिटी लगाई थी दीदी ने। अब ये जो कम्युनिटी लगाई थी, इससे सब लोगों में हलचल मच गई कि अभी कौन सी हाउस हेल्प को हो गया, क्या हो गया, और ऐसा क्या हुआ कि जो पुलिस केस हो गया या उसके लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। दीदी की तो एक से ज्यादा कई सारी हाउस हेल्प रही हैं, तो किस हाउस हेल्प के साथ में हुआ, पुरानी वाली हाउस हेल्प के साथ में हुआ, अभी वाली हाउस हेल्प के साथ में हुआ, नैनीज के साथ में हुआ, किसके साथ में हुआ, बिल्कुल क्लियर नहीं था। अगर चाहती तो दीदी एक लाइन पर ये भी लिख सकती थी, हाउस हेल्प के साथ साथ में गुड़िया का नाम लिख सकती थी। नहीं, दीदी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कह लो, थोड़ा सा हाइप भी बनानी थी ना, कि भाई लोगों को अगर सारी बात ही बता दी जाएगी तो वो भी उनमें बेचैनी और वो सब जागरूकता कहाँ से आएगी कि वो भाग भाग के उनकी वीडियो को देखने जाएं। बेचैन कुछ भी सही, ये वाली शिकायत तो मुझे उनसे है कि उनको चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ी सी बात क्लियर कर देती। भाई पूरा मैटर तो आप आके ही बताओगे, बट वो किसका है, क्या है, वो थोड़ा सा सांत्वना दे देनी चाहिए। आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, और जब आप कोई भी, मतलब मैं कह रहा हूँ, व्यूअर्स हो, हेटर्स हो, रिएक्शन चैनल वाले हों, जब आप कुछ ऐसी कम्युनिटी लगा देते हो तो भाई कोई आपका बुरा नहीं चाहता, और पहले भी नहीं चाहता था और आज भी नहीं चाहता। तो अगर आप ये बात बता दोगे तो लोग जो है उसको समझ जाएंगे, और मे बी अगर उनसे कोई हेल्प हो सकती होगी तो हेल्प करेंगे, और हेल्प नहीं हो सकती हो तो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं परिवार में यही तो होता है, जो लोग कुछ कर सकते हैं वो घर से बाहर जाते हैं और करके आते हैं, या ये कहिए कि अपनी कोशिशें करते हैं, और जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो प्रार्थनाएं करते हैं, और इन प्रार्थनाओं में भी बहुत बल होता है। और कुछ भी कहिए, ये दुआएं कहीं ना कहीं लगती हैं। ये दीदी से थोड़ी सी शिकायत। अब बात करते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके जो व्यूअर्स, वेल विशर्स सब हैं, उन लोगों ने जैसे ही आज सुबह भी इन्होंने कम्युनिटी लगाई कि भाई वीडियो आने में भी देर लग रही है और अभी 2 घंटे लगेंगे, और उसके बाद में मैं सारी वीडियो लेकर आऊँगी। तो लोगों को जो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हो रहा था, और वो बार बार पूछे जा रहे थे वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। कोई लिख रहा था कि मैं हर 10 मिनट बाद में देखता हूँ क्या वीडियो आ गई, लेकिन वीडियो नहीं आती, तो निराशा ही हाथ लगती है। कोई कह रहा था कि मैं 5 मिनट बाद खोल के रखता हूँ, कोई कह रहा था भैया दीदी दे दो ना वीडियो, क्यों करके इतनी देर लगा रहे हो। कोई लिख रहा था कि मुझे तो बिल्कुल पेशेंस ही नहीं हो रहा, और ऐसा इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं इतना ज़्यादा इंतजार करूं किसी चीज़ के लिए। भाई कुछ भी सही, बहुत सारे वेल विशर हैं, ऐसे ही नहीं है दीदी के। इतने सारे जो कमेंट आ रहे थे, और कुछ कमेंट रिपीट हो रहे थे, कुछ कमेंट जो है अपना पेशेंस खो रहे थे, तो वो बार बार इस तरह के कमेंट भी मैंने देखे कि जो झुंझला रहे थे कि भाई क्यों करके आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, क्या है ऐसा, क्या आप कंटेंट के लिए कर रहे हो। लेकिन दीदी ने यहाँ पर भी काम किया। काम क्या किया, बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए। इसलिए कह रहा हूँ, कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट हमने ले लिए थे कि जब वीडियो बनाएंगे तो ये काम में आएंगे, लेकिन
वो कमेंट्स हमें बाद में नहीं मिले। जैसे मैंने कहा था, आज दीदी के लिए सब माफ। किसी के हक के लिए आवाज उठाना, किसी को इस हद तक जाके उसको हेल्प करना, भाई एक रिमार्केबल चीज है। और सोसाइटी में सब लोगों को ऐसा करना भी चाहिए, चाहे उनके आसपास कोई भी ऐसी घटना घट रही हो। आप सिर्फ आवाज उठाकर देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। एक अंधेरी सड़क पे अगर कोई, आप कुछ देख रहे हैं, कोई लड़की जा रही है, कुछ ऐसा है और कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप सिर्फ दूर से आवाज भी लगा देते हैं, तब भी जो बहुत फर्क पड़ता है। उसको भी बहुत फर्क पड़ता है जिसके साथ ये हो रहा है, और जो लोग होते हैं उनको भी थोड़ा सा डर बैठता है कि कोई तो है यहाँ पर। सर होता यह है कि हम सब कुछ देखकर चुप रह जाते हैं, रास्ते में होने वाली चीज को देखकर, रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट को देखकर, भी हादसे को देखकर। कैमरा तो निकल आता है हमारा, लेकिन उसकी हेल्प के लिए वो हाथ आगे नहीं बढ़ते जो कैमरे से वो सब शूट कर रहे होते हैं। अगर बात विक्टिम की ना की जाए, घटना की ना की जाए, तो ये एक नाइंसाफी होगी। क्योंकि लोगों को जानना जरूरी होना चाहिए कि भाई हुआ क्या है और कैसे हुआ है और क्या किया गया था इस सब के अंदर, और अगर हमारे सामने कुछ ऐसा हो तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। एटलीस्ट जागरूकता मिलती है। तो इसलिए इस बात के ऊपर डिस्कस करना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कहाँ गलती हो गई, और कहाँ पे मिस्टेक जो है ऐसी हो गई इतनी ज़्यादा कि वो खुला हाथ से निकल गया। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प करी या फिर उसको डिनाई किया, और कौन कौन था जिसने कि खास तरीके से इस सब के अंदर हेल्प करी, और ये मामला आसानी से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम सुलझ गया। कोई था जिसने इतनी ज़्यादा हेल्प करी, इतनी ज़्यादा हेल्प करी कि जिसकी वजह से वो बच्ची बचकर बाहर आ सकी। ये बात तो रियली आज के समाज में भी ऐसे लोग हैं कि जो आदमी को आदमी नहीं समझते, उनको बिल्कुल अपना बंधुआ मजदूर गुलाम समझते हैं कि हमने खरीद लिया है किसी को। लोग बाग इतने बर्बर भी हो सकते हैं। एक और घटना मैंने सुनी थी जिसमें पूरा 1 महीने किसी लड़की को डिटेंड किया गया था। डिटेंड ही नहीं किया गया था, यानी बंधक बनाया गया था, बल्कि उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। उसको ऐसा हाल हो गया था कि उसको ये नहीं लग रहा था कि कभी जिंदगी में मैं इस कैद से आज़ाद हो भी पाऊंगी या नहीं। उसको सिगरेट की बर्स से जलाया गया, उसको मारा पीटा गया, उसको हमेशा कमरे में बंद रखते थे, उसको काम ही कराए जाते थे, और काम लगातार उसको पर बढ़ा दिए जाते थे। कल जो काम था आज उससे और ज़्यादा, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा। और तो ये सारी यातनाएं, मैं तो इसे यातनाएं कहूँगा, ये चल रही थी। लेकिन 1 महीने बाद में वो कम से कम वहाँ से रिलीज़ हुई थी। उस केस में उसको भागने का मौका मिला था, और वो किसी तरीके से बेचारी वहाँ से भाग भाग पाई थी। आई थिंक चद्दर वगैरह लपेट के उसको बंद बनाकर, उसके बाद में वो तीसरी या चौथी मंजिल से नीचे उतरी थी। उसके बाद में भी उसको पकड़ने के लिए, मतलब नीचे ही वो लोग मिल गए थे, और एक बार फिर उसको कैद कर दिया था, और दूसरी बार उसके भागने का प्रयास जो सफल हो गया था। तो ऐसी ऐसी भी दुनिया है। अपने 2 पैसे बचाने के लिए किसी को यातनाएं देने में, किसी की ज़िंदगी को बिल्कुल नरक बना देने में, मतलब कुत्तों जैसी ज़िंदगी बना देने में। भाई मैं कुत्ते वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट ए अब्यूज़। उस बात पे दुख कर रहा हूँ कि जिनकी ज़िंदगी इस तरह की बन जाती है कि जानवर और उनमें कुछ फ़र्क ना रह जाए। ये पुड़िया की बहन एजेंसी के थ्रू सोसाइटी में काम करने के लिए गई थी, और वहाँ पर इस सोसाइटी में जो काम करने के लिए गई थी, तो एजेंसी का रूल ये रहता है कि 3 डेज़ का ट्रायल के लिए आपको वहाँ छोड़ा जाता है, या ये कहिए काम के लिए रखा जाता है। उसमें जो काम कराने वाले हैं उनको आपका काम पसंद आता है, और आपको वो घर पसंद आता है, यानी कि वो मालिक पसंद आते हैं, वो काम पसंद आता है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा होने के बाद में वो जो एजेंसी है, फिर वो जो मेहनताना है अपना, यानी 1 महीने की जो उसकी तनख्वाह है वो ले लेती है। अदरवाइज अगर इसमें आइदर साइड से किसी को भी ये काम पसंद नहीं आता, या काम करने वाले को पसंद नहीं आता, या फिर करवाने वाले को पसंद नहीं आता है, तो ऐसे केस में ये एक्सचेंज हो जाता है। यानी वो लेडी जो है, वो काम करने वाली जो वो वापस आ जाती है, उसकी जगह फिर किसी दूसरे को भेजा जाता है। लेकिन पेमेंट जब ही होती है कि जब इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि हाँ इसका काम हमें पसंद है, और काम करने वाले को भी पसंद होता है कि हाँ ठीक है मैं इनके यहाँ काम कर सकती हूँ, सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद में, 3 दिन तक तो उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें करी, बहुत अच्छा किया, और उसके बाद में उसको जो है तरह से बंदगी बना लिया। उसके जो कपड़े हैं वो छीन लिए, उसके जो सामान था, यानी कि उसके आई कार्ड, उसका पैन कार्ड, आई कार्ड नहीं मैं कहना चाहिए, आधार कार्ड कहना चाहिए, और पैन कार्ड, और भी पता नहीं कौन सा कार्ड था, वो सारे के सारे उसने अपने पास रख लिए। और
तो जो छोटा मोटा सामान था वो भी। तो इस तरीके से उसने कह दिया कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं काम करना पड़ेगा और तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, और उसे बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया। और धीरे धीरे करके ऐसे 9 दिन हो गए, और इस 9 दिन में उसने न जाने कितनी यातनाएं सही। और खुद वहाँ का जो माहौल था, उस घर का जो माहौल था, वो भी अपने आप में बहुत टॉक्सिक था। जो हस्बैंड था वो वाइफ को यानी कि लेडी को मारा पीटा करता था, और न जाने क्या क्या होता था। वो डिटेल तो बहुत ज़्यादा हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा था। जो लेडी थी वो अपने आप को नहीं, मतलब जो उसके बारे में न्यूज़ मिली वो ये पता लगा कि वो मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट है। ये कुछ शॉकिंग नहीं लगा कि एक जो कि कानून जानता है, अधिकार जानता है कि एक नागरिक के क्या अधिकार होते हैं, कानून क्या होता है, किस कानून का मतलब हनन करने पे आपको एक सज़ा दी जा सकती है या बुरा माना जा सकता है उसके ऊपर, तो वो सब चीज़ पता है। उसके बाद में कुछ ऐसा नहीं लगता कि जिनको कानून की ज़्यादा जानकारी होती है वही कानून तोड़ने में सबसे आगे दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि उनके मन से कानून का भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, इसलिए वो दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। और ख़ास तौर से जब आपको कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी हो तो उसके जो लूप होल होते हैं, उसका लूप होल का फ़ायदा उठाकर आपको जो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपने तरीके से एक नया केस बना देते हैं। समटाइम जो नहीं भी होता है वो झूठ उसके ऊपर बोला जाता है, और इस तरीके से आपका जो आरोप लगाया गया उसको हल्का करने के लिए वो ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिर लोग बाग भी इनसे पंगा लेने में गुरेज करते हैं, यानी कि बचते हैं, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं। उन्हें क्या ही लगना है, उनका क्या ही बिगड़ना है, उन्हें तो फ्री में केस लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको केस लड़ने के लिए एक उसके जैसा कोई वकील करना पड़ेगा, और उसके साथ में फिर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ जो एक बहुत बुरा रूप होता है एक एडवोकेट का, वो सामने आया, और उसने ये सब चीज़ें जानते बूझते हुए करी, और उसको धमकियाँ दी, यहाँ तक धमकियाँ दी कि हम तेरे को मार देंगे, काट कर फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये सामने वाला जो जंगल है ये इसमें कब खो जाएगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। एक बात अच्छी थी, अब ये अच्छी कह लीजिए, सरप्राइजिंग कह लीजिए, सरप्राइजिंग भी है कि ऐसे केस में जो फ़ोन होता है, आप बताइए, जब वो कार्ड ले सकते हैं इसके हर तरीके के, तो फ़ोन क्यों नहीं जब्त किया? वो फ़ोन भी जब्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन जब्त नहीं किया। और उस फ़ोन के ज़रिए ही उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, और बहन को फ़ोन करने की वजह से वो मैडम और जो है अपने एवी भैया, इनको पता लगा, और इन्होंने रेस्क्यू की तैयारी करी, या ये कि रेस्क्यू का प्रयास किया। पहले इन्होंने बार उसको फ़ोन करके उसकी जो मालकिन थी ये उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उसने रूडनेस दिखाई, जैसा कि होता है कि मैं क्यों बात करूँ, कौन है ये, क्या लगती है, मैं नहीं बात करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। बट जो टीम थी जिसने कि वहाँ पे उसको वहाँ पे रखा था, वहाँ उन्होंने उससे शिकायत करी, यानी कि उस एजेंसी से शिकायत करी। एजेंसी के लोगों ने वहाँ पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने उनसे भी बात करने से मना कर दिया। और जब वो सोसाइटी में वो जाकर उसको रेस्क्यू करके करना चाहती थी या मिलना चाहती थी, तो सोसाइटी में उनको एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि गेट पर परमिशन चाहिए होती है। यानी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं उनको परमिट करना पड़ता है कि हाँ आप इस व्यक्ति को आने दीजिए मेरे से मिलने के लिए, अदरवाइज वो मना कर देते हैं। तो फिर वो किसके नाम से आ सकता है? तो इसलिए एक सहारा यही रहता है कि आप जिससे मिलना चाहते हो उसको आपको फ़ोन करके बोलना पड़ता है, वो फ़ोन करके बोलेगा सोसाइटी वालों को, तभी उसकी एंट्री हो सकती है। यहाँ पर एजेंसी वाले भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सके। मैं इसमें एक बात ये भी कहूँगा कि जो एजेंसी वाले हैं वो अपने आप में इतने कमज़ोर कैसे थे कि वो एक लड़की को वहाँ पर डिटेन कर लिया गया, बंधक बना लिया गया, और वो कुछ भी नहीं कर सके, ना पुलिस की सहायता कर सके। भाई उनको तो अपने लीगल बैकग्राउंड मजबूत करके चलना चाहिए, उनको ये सब चीज़ें पहले से होनी चाहिए। उनके पास तो एक लीगल सेल, लीगल एडवाइज़र या कोई भी है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो परमानेंट उनके पास हो, मे बी एजेंसी छोटी हो सकती है, बट आपको हायर किया जा सकता है कि वो हमारे रोल पर है, या बुलाने पर उनको एंगेज किया जा सकता है। ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर वो पता नहीं कैसे थे, उन लोगों को ये सब करना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसा व्यक्ति जो सुन रहा हो इस वीडियो को कि जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो, तो भाई दोनों को मैं ये हिदायत या ये सजेशन देना चाहता हूँ, जो एजेंसी चला रहा है उसको अपना लीगल बैकग्राउंड, पुलिस बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें मजबूत रखनी चाहिए, और साथ साथ जो काम के लिए जा रहा है
उसको भी ये देखना चाहिए कि ये एजेंसी जो है, ये एजेंसी है कैसी, क्या वो उसको रेस्क्यू कर पाएगी, कल को कोई मुसीबत होती है, कोई बात होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो आपको हेल्प कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एजेंसी वालों को थ्रू शायद उसका लेडी का नंबर मिला, और लेडी का नंबर मिलने के बाद में मैडम ने हमारी बात करी, यानी कि दीदी ने बात करी उससे। तो उसने पूछा कि आप कौन हैं, आप कैसे करके बोल रहे हैं। पहले उसने रूडनेस दिखाई, लेकिन जब अब पूरा परिचय दिया गया तो वो बहुत ही पोलाइट होगी। ओहो, मैं तो आपकी फ़ैन हूँ, मैं तो आपका बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हूँ, मेरे को आपका डांस भी पसंद है और मेरे को लटके झटके ही पसंद है। उसके साथ बात करने के साथ में एवी भैया ने भी बात करी, उसको ये मना लिया गया इस बात के लिए कि वो लड़की को छोड़ देगी, और उसका जो भी नुकसान है, यानी कि जो एजेंसी को पैसे दिए गए हैं, जो कि एजेंसी ये कह रही थी कि हमको पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन अकाउंट स्टेटमेंट में और जो मैसेज था उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन था। एक में आरटीजीएस कुछ ऐसा एनईएफटी शायद हो रहा था, एनईएफटी किया गया था, और दूसरे में पीआई के थ्रू पेमेंट दिखाई गई थी, लेकिन आफ्टर ऑल उसके पास पेमेंट नहीं गई थी। इसमें क्या लोचा था ये तो बहुत क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर था। दी और भैया ने पूरा प्रॉमिस किया कि अगर आपके पैसे नहीं मिलते हैं तो आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम आपकी तरफ से वो पैसे दिलवाएंगे, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से आपको पैसे दे देंगे। जब आपको पैसे मिल जाएं तो आप हमारे पैसे वापस कर लीजिएगा। और उसके बाद में उसने हाँ कहा कि भी मैं इसको छोड़ दूंगी, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। उसके बाद में तो उसके और भी फ़ोन आए कि जब उसको बहुत ज़्यादा डराया धमकाना शुरू हो गया। उसके बाद में इन लोगों ने प्लान किया कि भाई हमें वहाँ जाना चाहिए और ये करना चाहिए, और इसके लिए वहाँ पर एक एनजीओ या ये कहिए 2401 नंबर कोई फ्लैट में कोई लेडी रहती थी, उन्होंने हेल्प किया पहले सोसाइटी में घुसने के लिए, क्योंकि उन्हें परमिशन मिल गई सोसाइटी में आने के लिए। तो फिर ये बच्चे से यहाँ पे मतलब है शायद उसके घर के कुछ और लोग होंगे, वो लोग वहाँ पे गए, बच्चे ही कहना चाहिए जब इनकी सबकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग गए, साथ में वो जो एजेंसी थी वो गए, और वो जो एनजीओ लेडी थी वो वहाँ पर गई, और उन्होंने वहाँ जाके बेल बजाई, उसके घर पे जाके दरवाज़ा खुला, और उसने बड़े ही स्मार्टली, भैया मैं तो एक दाद दूंगा उसकी, बहुत ही तारीफ़ करूंगा उस लेडी की, जो 2401 वाली लेडी थी। उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाजे के अंदर अपना हाथ घुसाया और अंदर घुस गई, और यानी कि दरवाजे को बंद होने से पहले ही वो उसके अंदर घुस गए। तो उसके बाद में उन्होंने उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए कहा, और वो लड़की ऑलरेडी फ़ोन पे थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, लगातार फ़ोन पे थी और वो घरवाले कुछ नहीं कह रहे थे, जबकि वो इतने जल्लाद बन रहे थे। तो वहाँ से मैडम ने, यानी कि एवी भैया ने और इन्होंने सैम दीदी ने उसको कहा कि तू किसी भी तरीके से यहाँ से भाग। तो वो उसने भागने की कोशिश करी, तो वो वहाँ पे उसके हस्बैंड ने अपना पैर लगा लिया, और पैर लगाने की वजह से वो शायद वो गिरी, उसके पैरों में भी चोट लगी, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश करी और वो लोग भागने में वहाँ से सफल हुए। और डर की वजह से वो सारे के सारे लोग वहाँ से सीढ़ियों से भागे, जो कि 30th फ्लोर था, 30वीं मंजिल थी, उसके बाद में भी वो सीढ़ियों से भागे, और उन लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो इसलिए वो लोग लिफ्ट से गए, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इन और आउट था वो अलग अलग था, तो वो आउट वाले से बाहर हो गए इनकी बजाय। इस तरीके से वो वहाँ से निकल पाए। लेकिन इसके बाद में जब ये सब लोग जो ना पुलिस स्टेशन गए, वो जो खार एरिया था वो पुलिस स्टेशन गए, वहाँ के पुलिस स्टेशन पे उनको हेल्प नहीं मिली, और एक लेडी कांस्टेबल होते हुए भी उनको मना कर दिया गया उस टाइम कि भाई नहीं, इस टाइम रात में हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। जब वो रेस्क्यू के लिए गए थे तब भी मना कर दिया, और उसके बाद में वहाँ से निकल पड़े और ये दूसरे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। लेकिन उसी टाइम में उनको, यानी कि जिनके पास ये बंधक बनी हुई थी, वो लोग जो यानी एडवोकेट महिला, वो ये सब हथकंडे जानती हैं, क्योंकि वो कानून जानती हैं। उन्होंने पुलिस वालों को पता नहीं किस तरह का दबाव दिया होगा, उल्टा उन लोगों ने इन बच्चों को फ़ोन किया कि तुम अभी अपना ऑटो वापस घुमाओ और वापस आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ऐसे में जब पुलिस का फ़ोन जाता है सभी लोग डर जाते हैं, तो ये बच्चे भी डर गए। तो इसलिए एवी भैया ने कहा नहीं, अब तुम फ़ोन उठाने उनके बंद कर दो और तुरंत जो है तुम वापस आओ। तो वो वापस आए, और फिर ये सब लोग जो है एक दूसरे पुलिस स्टेशन में गए, और वहाँ के पुलिस स्टेशन में इनको एक अच्छा व्यवहार मिला। अब ये जो व्यवहार है, एक जगह खराब मिलना, एक जगह बुरा मिलना, मैं इसको समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हर पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखने से पहले 10 बार सोचता है, कोशिश ये करता है एफआईआर उसके थाने में ना लिखी जाए, क्योंकि फिर उसको जवाब भी देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल।
तो उसके इसलिए नंबर ऑफ एफआईआर कम रहे, इसलिए वो लोग नहीं लिखते। लेकिन दूसरा पुलिस स्टेशन उसकी एफआईआर लिखवाने में हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उसके थाने की नहीं थी। अगर आप, ये कानून ही ये है कि अगर आप एफआईआर लिखवाना चाहते हो और कोई आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा, तो आप ऑनलाइन जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। वो जीरो एफआईआर भी अपने आप में वैलिड होती है, और वो जिस थाने के अंतर्गत आता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर एफआईआर डालनी पड़ती है, यानी कि प्रॉपर एफआईआर उसके बाद में लॉन्च हो जाती है। लेकिन जीरो एफआईआर के जाने के बाद में उसको नल एंड वाइट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जांच होती है। तो ऐसा ही उन लोगों ने करवाया, जीरो एफआईआर करवाई, और उसके बाद में इन्होंने प्रॉपर एफआईआर सेम थाने में जाके करवाई जो कि उसके एरिया में बनता था, और तब जाके उनकी वो एफआईआर लिखी गई। और उससे पहले ही जीरो एफआईआर के टाइम पे वो बयान वगैरह सब कुछ हो गए, सबके बच्चों के बयान हो गए, और सो कॉल्ड ये कहते हैं हमने मेडिकल भी कर लिया। इनके पास में वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उनके साथ में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी कुछ हुआ। तो इस तरह से देखा जाए सबूत तो बहुत पक्का है, और इनसे उनको सजा दिलवाने में हेल्प मिलेगी। लेकिन एक कानून का जानकार किस तरह से कानून का मजाक उड़ाते हुए, दुरुपयोग करते हुए, किस तरह से इस केस को लंबा खींच सकता है या वो कर सकता है, ये ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ पुलिस का भी हो सकता है। अगर पुलिस अपना सही रवैये से इसकी जांच पड़ताल करे तो उनको सज़ा मिल सकती है, बजाय इन बच्चों को मिलने के। तो भाई ये था इनका पूरा पूरा केस। सब में कई बातें सामने आती हैं। एक जो मैंने पॉइंट आउट किया, एजेंसी कितनी कारगर है, एजेंसी कितनी जिम्मेदारी लेती है, एजेंसी कितना एफर्ट्स करके अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सॉल्यूशन देती है। दूसरा, जो काम करने जा रहा है उसको भी, भाई अब मुंबई में रहते हो तो इतनी घटनाएं घटती रहती हैं, तो कुछ सावधानी तो उनको भी लेनी चाहिए कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसके थ्रू जाना है और किसके थ्रू नहीं जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन ये भी सब भी होता है, तो पुलिस में जाके भी पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वहाँ उसको भेजा जा रहा है, ऐसा भेजा जा रहा है। तो इस तरह से भी आप जाएंगे तो आपकी कुछ सुरक्षा की गारंटी रहेगी। मैं एज बीइंग ए मतलब सिटीजन या आम नागरिक होने के नाते हम लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि कहीं पे भी कोई अपराध कुछ ऐसा चल रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। आप खुद आवाज़ उठा सकते हैं तो खुद उठाएं, आप नहीं उठा सकते तो किसी की मदद ले सकते हैं, किसी को अपने सहायता के लिए बुला सकते हैं। हो सकता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, हो सकता है किसी एनजीओ को इन्फॉर्म करें, हो सकता है किसी सोसाइटी को इन्फॉर्म करें, पर कहीं ना कहीं आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं उठा सकते तो किसी दूसरे के पास जाएं, भाई आवाज़ जरूर उठाएं। धन्यवाद इनको, एवी भैया को और साथ में दीदी को। एटलीस्ट उन्होंने कैसे भी सही है लेकिन कम से कम एक अच्छा काम तो किया, और बहुत बढ़िया तरीके से किया। दीदी जो कह रही थी कि भाई अगर तू काम पे चली जाए, काम चली जाए, तो ज़बरदस्ती हम उसको वापस नहीं बुलवा सकते। जबकि सब ने इनके व्लॉग देखे होंगे, जो इससे पहले गई थी उसके साथ में इन लोगों ने कैसे किया था, उसको ज़बरदस्ती ही बुलाने का काम किया था। वो बात दूसरी है कि वो इनके चक्कर में नहीं आई और वापस नहीं आई। कि जो दीदी हैं वो उस कैटेगरी की नहीं है, गुस्से वाली हैं, सब कुछ है, लेकिन उस कैटेगरी की नहीं है जैसी कैटेगरी की वो महिला थी जिसने इतना ज़्यादा अत्याचार किया। ये सारा केस था और ये थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपके नज़र में क्या क्या और सावधानी हो सकती है? किस तरह से इस तरह के केसेस को बचाया जा सकता है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।